नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 7 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। तो देखिए, आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि डाइजेशन जब होता है तो डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। क्या प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है? ये तो नहीं करता। प्रोटीन को तो आगे चल के जो एंजाइम्स होते हैं, जो जूसेस होते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ये नहीं करता है। इट मॉइस्टन्स फूड एंड ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर्स। ये बिल्कुल सही है। पहली चीज़ क्या करता है, फूड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और फूड को थोड़ा सा ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे आसानी से ये हमारे फूड पाइप में नीचे ट्रेवल कर सके। और साथ ही साथ वो क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये दो काम होते हैं सलाइवा के। अगले पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कनेक्ट्स माउथ टू दी स्टमक। अब देखिए, आपसे पूछा गया कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा पार्ट होता है जो माउथ को किससे कनेक्ट करेगा, स्टमक से। तो देखिए, माउथ यहाँ पर हो गया और इसको स्टमक से कनेक्शन हो रहा है, तो ये स्टमक है। तो ये जो पाइप है, ये पूछा गया इस पाइप को क्या कहते हैं, तो इसको फूड पाइप कहते हैं और इसको और एक और नाम है ईसोफेगस भी कहा जाता है। ठीक है, ओ साइलेंट होता है इसीलिए इसको ईसोफेगस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। व्हाट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम डैमेज बाय द एसिड। देखिए, आपको पता होगा हमारे स्टमक में एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे जब हम लोग फूड खाते हैं तो फूड में कई सारे बैक्टीरियाज अपने आप से चले जाते हैं, तो उन बैक्टीरियाज को ख़त्म करने का काम ये HCl करता है। और साथ ही साथ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे ब्रेक डाउन होता है फूड का। लेकिन पूछा गया है अगर ये एसिडिक मीडियम है तो हमारा स्टमक जो है जलता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे स्टमक में एक लेयर क्रिएट होती रहती है जिसका नाम है म्यूकस। ठीक है, तो लाइनिंग जो है उसको क्या कहते हैं, लाइनिंग मतलब लेयर, और ये म्यूकस की लाइनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आएंगे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ चूइंग अ पीस ऑफ चपाती फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, अगर कोई आप रोटी चबा रहे हैं और बहुत देर तक अगर आप कोई रोटी चबा रहे हैं तब क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला दिया गया इट बिकम सार। नहीं, सार तो नहीं होगी, खट्टी नहीं होगी, सॉल्टी भी नहीं होगी। ये कैसी हो जाएगी, स्वीट हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। क्यों मीठी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो एक तरीके से स्टार्च था या जो भी आप कह सकते हैं ग्लूकोज था, ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आपका चपाती थी उसका जब ब्रेक डाउन होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, तो वो सिंपल शुगर क्रिएट करता है और ये सिंपल शुगर जो है ये स्वीट होता है, इस वजह से जो चपाती होती है वो मीठी मीठी लगने लग जाती है। व्हाट इज द मूवमेंट दैट पुशेस फूड थ्रू द फूड पाइप कॉल्ड। अब देखिए, फूड जो है हम लोग ने खाया तो ये फूड किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, अभी जब नीचे जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब ये रिलैक्स हो रही है तो ऐसे देखिए फूल रही है, इधर जा रही है, और इधर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, इस फिनोमेना की वजह से क्या होता है, फूड नीचे जाता है, स्टमक तक पहुंचता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को पेरिस्टालिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको पेरिस्टालिसिस कहते हैं, बात याद रखिएगा। What was the unique feature of Alexis St. Martin's body that allowed Dr. Beaumont to study digestion? अब देखिए, आप लोग ने देखा ही होगा एनसीईआरटी में इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि एलेक्सिस सेंट मार्टिन जो एक पर्सन था, इसको गोली लग गई थी। तो ये जो डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम डॉक्टर ब्यूमंट है, इन्होंने इसकी बॉडी को देखा, तो इस छेद को देखा, तो छेद के अंदर उनको स्टमक की प्रोसेसिंग समझ में आई कि किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, किस तरीके से ग्राइंडिंग हो रही है फूड की। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर देखी, ऑब्जर्व करी। तो पूछा गया यूनिक फीचर क्या देखने को मिला, तो ही हैड एक्स्ट्रा टीथ फॉर ग्राइंडिंग फूड, बिल्कुल गलत। ही हैड नो स्टमक लाइनिंग, ये भी नहीं देखने को मिला था। ही हैड अ परमानेंट होल इन हिज स्टमक, तो ये बिल्कुल देखने को मिला था कि इसके स्टमक में एक परमानेंट होल हो गया था और उसी परमानेंट होल से अंदर की चीज़ें जो थी स्टमक में वो दिखाई पड़ रही थी उनको। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन। अब देखिए, बाइल को सिक्रीट कौन करता है, लिवर सिक्रीट करता है, ये बात याद रखिएगा।
और बाइल जो है ये स्टोर कहाँ पर होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि बाइल का स्टोरेज कहाँ पर होता है, बाइल किस जगह पे स्टोर होता है। देखिए बनाता कौन है बाइल जूस को, लिवर बनाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लिवर हमारे शरीर की, लेकिन आपको क्या बताना है कि बाइल जो है ये स्टोर कहाँ पर होता है। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या हेल्प करता है बाइल, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, गलत है। बाइल एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और फैट का ब्रेक डाउन करता है, ड्रॉपलेट्स में, बिल्कुल सही है। देखिए बाइल का मेनली काम क्या है, बाइल जो है ये कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, आपने एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ा होगा। तो जब ये बेसिक नेचर का है तो ये क्या करेगा, हमारे स्टमक में जो HCl था, ठीक है, जब वो आगे पहुंचता है मतलब इंटेस्टाइन तक और आगे तक पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा, इस पे रिएक्शन होने लग जाती है किसकी, बाइल की। तो बाइल क्या करता है, मीडियम को बेसिक बना देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है, जो फैट होता है फैट का ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं किसकी, बाइल की। और इस प्रोसेस को याद रखिएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। जो ब्रेक डाउन होता है फैट्स का उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ दीज ऑर्गन्स सिक्रीट एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। अब देखिए कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ऐसे एंजाइम्स को सिक्रीट करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को भी मतलब हेल्प करेगा डाइजेस्ट होने में, प्रोटीन्स को भी डाइजेशन में हेल्प करता है और फैट्स की भी डाइजेशन में हेल्प करता है। ये ऐसा कौन सा ऑर्गन है, तो ये जो ऑर्गन है इसका नाम है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है और ये पैनक्रियाटिक जूस तीनों चीज़ों के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता होगा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अगर न्यूट्रिएंट का कहीं हो रहा है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी चीज़ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसा क्या है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो पाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया बाइल जो कि गलत है, सेकंड में टीथ दिया गया ये भी गलत है, म्यूकस दिया गया ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है, विलाय इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो यही आप देख सकते हैं विलाय है, तो ये क्या करता है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ज़्यादा हो पाता है न्यूट्रिएंट्स का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th में देखेंगे, व्हाट इज द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड लार्ज डिस्पाइट बीइंग शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर की होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसकी लेंथ जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर की होती है, लेंथ की बात कर रहे हैं। लेकिन जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा होता है। ठीक है, और डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज कहा जाता है। तो बिकॉज इट इज़ वाइडर इन डायमीटर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, आप देख सकते हैं कितनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है, 4 गुना छोटी होती है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब आपको बताना है कि बैक्टीरिया का रोल लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो सकता है। तो प्रोटीन के डाइजेशन में बैक्टीरिया हेल्प नहीं करेगा, ब्रेक डाउन फूड मैकेनिकली, बिल्कुल गलत है। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फाइबर एंड प्रोड्यूस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये बिल्कुल सही है। तो पहला क्या है कि फाइबर के डाइजेशन में हेल्प करता है और साथ ही साथ क्या है कि कई सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। व्हाट इज़ रूमिनेशन। अब देखिए रूमिनेशन जो है ये मेनली रूमिनेंट्स एनिमल जो होते हैं जो मेनली घास खाते हैं उनमें ये चीज़ ये फिनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया गया स्वॉलोइंग ऑफ फूड होल गलत है, रीचूइंग पार्शली डाइजेस्टेड फूड ये बिल्कुल सही है, इसी को रूमिनेशन कहा जाएगा। देखिए होता क्या है, जब जैसे गाय का एग्जांपल दिया गया, गाय जो है घास खा रही है तो ये घास जो है ये इसका फूड है और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, जाके स्टमक में जाके स्टोर हो जाता है और फिर स्टोर तो कर लेती है स्टमक में, लेकिन बाद में ये जो घास होती है बाद में इसके माउथ में दोबारा पहुंचती है, तो यहाँ पर वो धीरे धीरे चबाती रहती है और उसका डाइजेशन होता रहता है। तो पार्शियल डाइजेशन जिसमें होता है उसी को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल यूज गिजार्ड टू हेल्प डाइजेस्ट फूड। देखिए गिजार्ड जो है मतलब किस में होता है जिसकी वजह से फूड का डाइजेशन हो पाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ये बर्ड्स में होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गिजार्ड है, तो यही जो पोर्शन दिया गया है येलो कलर से इसी को गिजार्ड कहते हैं और बर्ड्स में इसी से ही डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। ठीक है, चर्निंग होती है मेनली यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन।
अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है आपको बताना है। तो ब्रीदिंग हैपेंस ओनली एट नाइट, बिल्कुल गलत है। ब्रीदिंग इज अ केमिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन बिल्कुल उल्टा दिया गया है, उल्टा होता है। ब्रीदिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन जो होता है केमिकल प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग इज फिजिकल एक्ट ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, बिल्कुल सही बात है। रेस्पिरेशन इज केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिलीज, बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द डायफ्राम डू ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब इनहेलेशन मतलब जब हम गैस को इनहेल कर रहे होते हैं तब डायफ्राम में कैसा चेंज होता है। तो डायफ्राम क्या होता है, इसका हम लोग लॉन्ग आंसर भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, डायग्राम भी वहाँ पर दिखाया गया है। तो डायफ्राम में क्या होता है, मेनली डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, तभी तो उसकी स्पेस बढ़ेगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। What part of lungs is responsible for gas exchange। तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है, कौन सी गैस एक्सचेंज होती है, CO2 जो है ये बाहर निकलती है और O2 जो है ये अंदर आती है, ब्लड में मिलती है आके। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, एल्वियोलाई की वजह से हो पाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। What does the lime water, what does lime water turns milky indicate in breathing experiment। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बीकर है, उसमें लाइम वाटर रखा हुआ है। लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसमें क्या किया गया, आपने ब्रीद कर रहे हैं तो मतलब जब ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डाली। तो क्या होता है, जब आप इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लाइम वाटर था ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। वाइट मतलब मिल्की हो जाएगा कलर इसका। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गलत है, एब्सेंस ऑफ एयर भी गलत है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इसका, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली वो पूछा गया है कि लाइम वाटर जो है मिल्की क्यों हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वो मिल्की हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर। देखिए हम लोग जो एयर इनहेल करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर अंदर जाती है शरीर में, तो कितनी परसेंटेज उसमें ऑक्सीजन की होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 21% जो है उसमें ऑक्सीजन होती है एयर में। ठीक है, विच एनिमल ब्रीथ यूजिंग गिल्स। अब देखिए गिल्स से कौन ब्रीथ करता है, तो फिशेस जो हैं इनमें लंग्स नहीं होता है, ये गिल्स से ब्रीथ करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच एनिमल यूजेज स्किन फॉर ब्रीदिंग इन वाटर एंड लंग्स ऑन लैंड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्किन से ब्रीथ करेगा जब ये वाटर में होगा, और लंग से ब्रीथ करेगा जब वो लैंड पे होगा। तो मौसम जब सावन का आता है, मेनली जब बारिश वारिश ज़्यादा होती है, तो आप ऐसे जानवर को देखते होंगे अपने घर के आसपास, ये फ्रॉग है। ठीक है, मेढक। तो मेढक क्या करता है, मेढक जो है ये वाटर जब मतलब जब पानी के अंदर होता है तो वो स्किन से उसकी ब्रीदिंग होती है, और जब वो लैंड पे होता है तो लंग्स से ब्रीथ करता है, मतलब इसके अंदर गिल्स नहीं होते, लंग्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। व्हाट डू द बैलून्स रिप्रेजेंट इन प्लास्टिक बॉटल ब्रीदिंग मॉडल। तो आप लोग ने इस तरीके का मॉडल देखा होगा, तो इसमें आपसे बताना है कि ये जो बलून्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपके लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोसेस ऑफ इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीसेस इज कॉल्ड, कौन सा डाइजेशन होता है, तो देखिए इनिशियल ब्रेकडाउन हो रहा है, इसको मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है, आयोडीन गिव्स डैश कलर व्हेन इट रिएक्ट्स विद स्टार्च। देखिए ये मेनली स्टार्च टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट है। तो आयोडीन को अगर स्टार्च पे डाला जाता है तो जो कलर मिलता है वो ब्लू ब्लैक मिलता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 24th क्वेश्चन कह रहा है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास ऑन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन ब्लड वेसल फाउंड इन द वॉल्स ऑफ डैश, द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। मेनली जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। यहाँ पर एक डिजीज के बारे में बताया गया है जिसका नाम है सेलियाक डिसीज। इसमें क्या है, इसमें जो ग्लूटेन होता है, ठीक है, बॉडी जो है वो ग्लूटेन के साथ रिएक्ट करती है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है, वीट में, बार्ले में और राई में पाया जाता है। और इससे क्या होता है, जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डैमेज हो जाती है। तो इस डिजीज़ के बारे में याद रखिएगा, सेलियाक डिजीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। ठीक है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा वीट मतलब रोटी खा रहे हैं, वीट खा रहे हैं, बार्ले खा रहे हैं, राई खा रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कभी। ठीक है, तो इसमें मेनली है क्या,
एज अ रिजल्ट इंटेस्टाइन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, तो इंटेस्टाइन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। द ओनली वे टू मैनेज सीलियाक डिजीज इज टू अवॉइड फूड्स, मतलब ऐसे फूड्स को अवॉइड किया जाए जिसमें ग्लूटेन हो। आप देखते होंगे कई सारे मटेरियल पे लिखा रहता है ग्लूटेन फ्री है ये, ठीक है। तो ग्लूटेन का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको मेनली डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मिलेट्स को खाना चाहिए, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, इनको खाना चाहिए क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज डाइजेशन, व्हाई इज डाइजेशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। अब डाइजेशन जो है ये ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। तो डाइजेशन से होता क्या है, मेनली कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट जो होते हैं इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, फैट्स में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और कई सारे और भी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, और फिर ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं ये बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिपेयर करते हैं बॉडी को, तो इसलिए डाइजेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन। अब स्टमक का फंक्शन क्या होता है डाइजेशन के टाइम पे, तो पहला स्टमक क्या करता है, चर्निंग फूड, फूड को चर्न करता है, मतलब फूड को एक तरीके से मिलाता है, घुलाता है, ये सब चीज़ें करता है, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया, मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, तो डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है उसको मिक्स करता है फूड के साथ जिससे फूड का ब्रेक डाउन हो सके। अगला क्या है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है स्टमक। अगला क्या है, जो भी जर्म्स होते हैं, आपको पता है कि स्टमक में एसिड होता है जिसकी वजह से जो जर्म्स आ जाते हैं फूड में वो भी वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। प्रोड्यूसेस म्यूकस टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, अब स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एसिड से म्यूकस भी होता है स्टमक में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टमक में। व्हाट कॉजेज द स्वीट टेस्ट व्हेन च्यूइंग चपाती फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखिए वही क्वेश्चन जो एमसीक्यू में दिया था वही यहाँ पर भी है कि अगर हम लोग बहुत देर तक चपाती को चबाते हैं तो क्या होता है कि वो मीठी हो जाती है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो स्टार्च होता है चपाती का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में, इस वजह से जो टेस्ट होता है वो स्वीट देखने को मिलता है। हाउ डिड डॉक्टर ब्यूमन कंट्रीब्यूट टू स्टडी ऑफ ह्यूमन डाइजेशन, देखिए डॉक्टर ब्यूमन ने वही वाला अभी आपको जो फिगर दिखाया था, डायग्राम दिखाया था वही है यहाँ पर, कि इन्होंने डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्टडी किया था किसमें, एलेक्सिस सेंट मार्टिन में, हु हैड परमानेंट ओपनिंग इन हिज स्टमक, तो उसके स्टमक में परमानेंट ओपनिंग हो गई थी एक गन शॉट की वजह से, गोली लगने की वजह से। तो इन डॉक्टर ने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, डाइजेशन को डायरेक्टली देखा और इससे नई डिस्कवरीज क्रिएट करी और स्टमक के फंक्शन के बारे में पता चला कि कैसे ब्रेक डाउन होता है फूड का स्टमक में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन, अब पैनक्रियाटिक जूस कौन क्रिएट कर रहा है, पैनक्रियास क्रिएट कर रहा है, ठीक है, पैनक्रियास क्रिएट करता है, ठीक है। और ये पैनक्रियास जो है ये जूस जो है सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास, पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरा क्या दिया है, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड को ये न्यूट्रलाइज करेगा जैसे बाइल कर रहा था। कंटेन्स एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इन सब का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, सबका क्या करेगा, पैनक्रियास ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि कुछ इस तरीके के इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाउ इज फूड एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इनर लाइनिंग जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको क्या कहता है, विलाई कहा जाता है, जो भी हम लोग ने डायग्राम में देखा था, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, और क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो इस वजह से क्या होगा, विलाई एब्जॉर्ब दी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड, तो जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो चुके थे, क्रिएट हो चुके थे, ये ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसी विलाई के थ्रू, विच कैरीज देम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर ब्लड से वो अलग अलग बॉडी के पार्ट में पहुंच जाते हैं। व्हाट हैपेंस टू दी अनडाइजेस्टेड फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होता है, तो वाटर एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम दी देखिए अनडाइजेस्टेड फूड अगर है तो उसमें अभी भी कुछ ना कुछ कंटेंट वाटर का भी होगा और थोड़े बहुत सॉल्ट्स उसमें होंगे। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है अनडाइजेस्टेड फूड से। द रिमेनिंग वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड स्टूल, और जो वेस्ट होता है, जो बचा हुआ वेस्ट होता है, ये सेमी सॉलिड स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है और फिर ये एनस के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेनली आपको समझना क्या है कि पहले तो एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर और सॉल्ट का, इसके बाद सेमी सॉलिड स्टूल क्रिएट हो गया जो कि रेक्टम में स्टोर हो गया,
और फिर वो एनस के थ्रू जो सेमी सॉलिड स्टूल है वो बाहर आ जाता है। What is the role of alveoli in human respiratory system? अब एल्वियोलाई का रोल क्या होता है, तो मेनली आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के थ्रू। अब एल्वियोलाई क्या है, दे आर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन लंग्स, तो लंग्स में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोलाई, और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दे अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर द ब्लड। अब इसकी वजह से क्या हो पाता है कि ऑक्सीजन ब्लड में एंटर कर पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर निकल पाती है ब्लड से। ठीक है, तो इसी को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज हो पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई शुड वी ब्रीथ थ्रू अवर नोज नॉट थ्रू अवर माउथ, तो हम लोग को अपने माउथ से सांस नहीं लेनी चाहिए, नाक से सांस लेनी चाहिए, नोज से सांस लेनी चाहिए, क्योंकि नोज में क्या होता है, हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है, मतलब कुछ सेमी लिक्विड होता है जो क्या करता है, एयर को फिल्टर कर देता है, डस्ट को रोक देता है और हार्मफुल पार्टिकल्स को हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचने देता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एयर में बहुत ज़्यादा हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होती है कभी कभी, जिसकी वजह से अगर वो डायरेक्टली हमारे लंग्स तक पहुंच जाएगी तो इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी को रोकने के लिए हेयर्स और म्यूकस नोज में होते हैं, इसीलिए अगर आप नाक से सांस लेंगे तो वो सारी चीज़ें वहीं पर रुक जाएगी। What happens to the diaphragm and ribs when we exhale? अब देखिए, जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल जब करते हैं, जब सांस बाहर निकलती है तब क्या होता है, तो एक्सहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, तो डायफ्राम किधर जा रहा है, आप देख सकते हैं डायफ्राम है नीचे, ये किधर जा रहा है, अपवर्ड की तरफ से मूव कर रहा है। और जब सांस अंदर लेते हैं तो ये नीचे की ओर जाता है, तो डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, जो रिब्स होते हैं ये किधर की ओर मूव करते हैं, ये अंदर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो इनवर्ड की तरफ मूव करते हैं रिब्स, रिड्यूसिंग चेस्ट स्पेस, और इससे क्या होता है, जो चेस्ट की स्पेस होती है ये रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, पुशिंग आउट पुशिंग आउट ऑफ द लंग्स, एयर जो होती है वो लंग से बाहर निकल जाती है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें मतलब इनहेलेशन में इसी का उल्टा होता है, यहाँ पर डायफ्राम जो है डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा और रिब्स जो हैं ये आउटवर्ड की तरफ मूव करेंगे। दोनों बातें याद रखिएगा कि इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है। राइट दी वर्ड इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के लिए वर्ड इक्वेशन क्या है, तो ग्लूकोज जो होता है उसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, वाटर फॉर्म होगी और एनर्जी फॉर्म होगी, तो ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। ठीक है, आपको इसको अगर वैसे लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं C6H12O6, क्योंकि आपको पता होगा ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, और इससे रिएक्ट कौन कर रहा है, इसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से, और क्या बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका नाम है, वाटर बनता है मतलब H2, और एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये आपका फिनोमेना हो जाएगा, रेस्पिरेशन इक्वेशन हो जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चंस पे देखेंगे, देखिए कुछ लॉन्ग भी मिलेंगे और कुछ इसमें आपको शॉर्ट भी मिलेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन माउथ, तो माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है उसके बारे में बताना है। तो माउथ डाइजेशन इन द माउथ स्टार्ट्स विद च्यूइंग, जब हम लोग चबाना स्टार्ट करते हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है टीथ से माउथ में, और इसमें होता क्या है, जो फूड होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है छोटे छोटे पीसेज में। इसके बाद सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है और फूड के साथ जाके मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके आप स्टेप समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और इस सलाइवा में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे सलाइवरी एमाइलेज होता है, ये एंजाइम क्या करता है, स्टार्च जो है फूड में उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और इसी वजह से क्या होता है, स्टार्ची फूड जैसे राइस हो गया, चपाती हो गई, ये अगर थोड़ी देर तक चबाई जाती है तो उसमें स्वीटनेस आ जाती है, थोड़ा सा मीठापन आ जाता है। तो ये मतलब डाइजेशन में माउथ का रोल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। डिस्क्राइब हाउ फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक, तो अभी आप लोगों ने पेरिस्टाल्सिस देखा था, तो वही पूछा गया कैसे जो फूड है वो माउथ से स्टमक में जा रहा है। व्हाट हैपेंस टू द फूड इन स्टमक, और स्टमक में फूड का क्या हो जाएगा। आफ्टर च्यूइंग द टंग पुशेस द फूड इनटू द ईसोफेगस, तो टंग क्या करता है, फूड को पुश करता है कहाँ पर, ईसोफेगस तक लेके जाता है। फूड पाइप यूजेस पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है जो फूड पाइप में होता है। ठीक है, इससे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का फूड पाइप के, टू मूव द फूड टू द स्टमक, और इस वजह से जो फूड होगा वो किधर चला जाता है, नीचे चला जाता है स्टमक तक। इन द स्टमक द फूड इज चर्न, तो फूड की चर्निंग होती है। ठीक है, मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूस, यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस होते हैं, एसिड होता है, उसके साथ मिक्सिंग होती है फूड की। एसिड क्या करता है, जर्म्स को खत्म कर देता है और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है।
म्यूकस भी इंपॉर्टेंट है। म्यूकस क्या करता है, स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। फूड टर्न्स इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म फॉर फर्दर डाइजेशन, और फर्दर डाइजेशन फिर जाके कहाँ हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिवर, पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। तो देखिए लिवर का रोल क्या है, तो लिवर का रोल ये है कि ये बाइल को सिक्रीट कर रहा था, और बाइल का मेनली काम क्या था कि ये स्टमक के एसिड को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, और फैट का ब्रेक डाउन कर रहा है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। मतलब जो फैट के बड़े बड़े गोले होते हैं उनको छोटे छोटे गोलों में कन्वर्ट करता है, जिस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, और उसके बाद फैट का जो ब्रेक डाउन है वो आसान हो जाता है, फैट का डाइजेशन आसान कर देता है। पैनक्रियाज किस तरीके से हेल्प करेगा, तो पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, और ये भी क्या करता है, पहला काम तो इसका ये है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और दूसरा पैनक्रियाज का काम क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, और फैट्स के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तीसरा पूछा गया स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है, तो प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस। अब देखिए कुछ डाइजेस्टिव जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है, और कंप्लीट डाइजेशन जो न्यूट्रिएंट्स का होगा, एब्जॉर्प्शन जो होगा, ठीक है, वो कहाँ जाके होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके होता है। इसमें मेनली इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इनर लाइनिंग होती है, मतलब अंदर का जो सरफेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें विलाई होते हैं, और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड में जाके मिला देते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते के ब्लड में आके घोल देते हैं, और फिर वो ब्लड जो है पूरे शरीर में जाता है, तो पूरे शरीर को न्यूट्रिएंट आसानी से मिल जाते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर एंड फर्मेंटेड फूड्स इन डाइजेशन। देखिए फाइबर का और फर्मेंटेड फूड्स का इंपॉर्टेंट क्या है डाइजेशन में, तो फाइबर क्या है, फाइबर हेल्प्स मूव स्मूथली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए अगर आप फाइबर रिच खाना खा रहे हैं, मतलब आप फल ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आप खाना खा रहे हैं वो आसानी से ईसोफेगस से स्टमक में चला जाएगा, और फिर स्टमक से आसानी से वो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर वो स्टूल के रूप में बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो पाएगा, फाइबर की वजह से हो पाएगा। फर्मेंटेड फूड क्या करता है, तो फर्मेंटेड फूड जैसे दही हो गया, कांजी हो गया, अचार हो गया जिसको पिकल्स कहते हैं, इसमें मेनली क्या होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। और ये गुड बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड को पचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं आसानी से, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी बना रहता है। तो इन दोनों चीज़ों को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए कहता है दही खानी चाहिए, साथ ही साथ अचार भी थोड़ा बहुत खाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फर्मेंटेड फूड है, इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ है। और फाइबर तो इंटेक करना ही चाहिए, मतलब जो फ्रूट्स होते हैं, अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो आपके पेट में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सही हो जाएंगी, ठीक है। और आजकल के जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं मेनली फ्रूट्स को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो ऑयली आइटम्स को मतलब ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फास्ट फूड्स होते हैं, और फास्ट फूड जो है वो आपके शरीर को नुकसान ही कर रहे हैं, फ़ायदा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उससे बेटर क्या है कि फ्रूट्स को खाया जाए, जिससे आपका डाइजेशन बना रहेगा, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें कहा गया हाउ डज डाइजेशन डिफर इन रूमिनेंट्स एंड बर्ड कंपेयर टू ह्यूमन। तो रूमिनेंट्स में जो डाइजेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, जैसे काऊ है तो मेनली क्या है कि च्यू ग्रास पार्शली उसने च्यू किया, स्वॉलो किया, और फिर उसने क्या कर दिया, अपने स्टमक में स्टोर कर लिया, और फिर वो वापस आता है माउथ में, और फिर वो च्यू करता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन, और फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है। बर्ड में क्या होता है, बर्ड में टीथ होते ही नहीं है, बर्ड में अगर आप देखेंगे तो उसमें दांत नहीं होते बर्ड के। तो बर्ड क्या होता है, इनके पास एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको गिजार्ड कहते हैं, और ये गिजार्ड क्या करता है, ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। जैसे हम लोग का, जैसे मनुष्य मतलब ह्यूमन बीइंग में ग्राइंडिंग के लिए टीथ दिए हैं भगवान ने, ऐसे ही बर्ड्स में क्या दिया है, गिजार्ड दिया है ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्वैलोड स्टोन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से उसमें जो मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ग्राइंडिंग होती है, स्वॉलोड स्टोन्स, जो स्टोन भी वो कभी कोई स्वॉलो कर लेते हैं, उसी से वो सारी ग्राइंडिंग हो पाती है। ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में डाइजेशन अकर्स इन एलिमेंट्री कैनाल यूजिंग मैकेनिकल च्यूइंग, तो मैकेनिकल च्यूइंग से स्टार्ट होता है। फिर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं बहुत सारे, और एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं। एक्सप्लेन हाउ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड एनर्जी। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों हेल्प कैसे करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने में, तो ब्रीदिंग इज प्रोसेस, ब्रीदिंग क्या होता है कि ऑक्सीजन का इंटेक हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई,
ठीक है। इस प्रोसेस को मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, इनहेलेशन कहेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने को एक्सहेलेशन कहते हैं। तो ब्रीदिंग में मेनली यही दो प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। देखिए जो ऑक्सीजन हम लोग ने ब्रीथ करी, यही जो ऑक्सीजन है किसमें यूज होगी, रेस्पिरेशन में यूज होगी। अब रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाती है C6H12O6 में। मतलब जो हम लोग ने खाना खाया उसमें जो ग्लूकोज का अमाउंट था उससे जाके वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन, और क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, वाटर बना देगा और एनर्जी बना देगा। तो इस तरीके से हमारे शरीर में एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। दिस एनर्जी पावर्स ऑल आवर एक्टिविटीज़। तो इस एनर्जी से हम सारी फिर एक्टिविटीज़ को आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें देखिए क्या कहा गया, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ एयर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एयर का पाथ क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपको बताना है। तो एयर जो है वो कहाँ से एंटर करती है, नोज या नोस्ट्रल से एंटर करती है, पासेस थ्रू नेसल पैसेज। अब ये नेसल पैसेज से पास होगी। अब यहाँ पर क्या है कि डस्ट वस्ट जो होती है वो जो हेयर्स होते हैं नोज में उससे फिल्टर आउट हो जाते हैं। ट्रेवल्स डाउन द विंड पाइप ट्रैकिया। अब ये फिर नीचे विंड पाइप में ट्रेवल करती है। याद रखिएगा फूड पाइप अलग है, विंड पाइप अलग होती है। फूड पाइप कनेक्टेड होती है स्टमक से और विंड पाइप कनेक्टेड होती है आगे जाके लंग से। ठीक है, एंड एंटर्स द ब्रोंकाई विच लीड टू ईच लंग। और फिर ये ब्रोंकाई में पहुंचेगी और फिर ये कहाँ पहुंच जाएगी, अलग अलग दो लंग्स होते हैं, ये ब्रोंकाई है। ठीक है, और ब्रोंकाई में फिर ब्रोंकाई से लंग्स में ये कनेक्टेड होती है। इनसाइड द लंग्स ब्रोंकाई डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स एंडिंग इन एल्वियोलाई। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो ब्रोंकाई था फिर वो छोटे छोटे से और भी ट्यूब्स में कन्वर्ट हुआ है, मतलब और भी ट्यूब्स में वो आगे चल के बढ़ा है। और फिर यहाँ पर आप फाइनली क्या देखेंगे, बहुत सारे एल्वियोलाई हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये क्या है, एल्वियोलाई है, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अभी गैस एक्सचेंज हमने आपको बताया था। यहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। हाउ डू डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ, गिव एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताना है कैसे वो ब्रीथ करते हैं। जैसे ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, तो ये किससे ब्रीथ करते हैं, लंग से ब्रीथ करते हैं। फिश का अगर आप देखेंगे, फिश जो है वो गिल से ब्रीथ करती हैं, गिल्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और गिल्स में होता क्या है, दैट एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो वाटर में जो ऑक्सीजन होती है उसको ये गिल्स क्या कर लेती हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं और उससे वो ब्रीथ कर पाती हैं। फ्रॉग जो है, फ्रॉग के बारे में हमने देखा था कि ये लैंड में जब होगा तो लंग से ब्रीथ करेगा, और जब ये वाटर में होता है तो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है। अर्थवॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, क्योंकि अर्थवॉर्म किससे ब्रीथ करता है, अपनी स्किन से ही ब्रीथ करता है। जैसे कौन कर रहा था, फ्रॉग कर रहा था वाटर में। डिफरेंट एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट विद डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में सब लोग रह रहे हैं, तो उन लोग ने अलग अलग मेथड्स को अडॉप्ट कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपनी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को चेंज कर लिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो गए। आई होप ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।